मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। इधर मैं जनरल बाजवा आपसे भी फौज के वकार के लिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की काली भेड़ें, ये जो समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं है, भेड़ों को कभी इधर मोड़ दो कभी उधर मोड़ दो। आज वो चोर हैं, कल वो एनआरओ मिल गए तो अच्छे हो गए हैं, आज फिर आप उनको चोर बना देंगे, कल फिर भेड़ी। हम इंसान हैं, इंसानों को जानवरों की तरह ना ट्रीट करें। और इंसान किसी वक्त आके खड़ा हो जाता है और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, दो रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, तो और तीसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने 6 महीने में इस कौम को जागते देखा है, कौम खड़ी हो गई है। ये जो शऊर का जिन है, ये बोतल से निकला है, ये अंदर नहीं जाने लगा। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा। ये जमात जिसको इन 3 लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो, 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। और फिर सवाल मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबराह, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई पाकिस्तान में, ये 2 फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई है। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ, उनको वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं। और ये शरीफ खानदान, मैं चैलेंज करता हूं, ये किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करें। नवाज शरीफ आए, कहते ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही हैं, एनआरओ सबको दे दिया है, सारे चोरों को, मनी लॉन्ड्रर सारों की ईद हो गई है। वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पर पंजाब में मेरे से मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है, यहां एक जागी हुई कौम है, इनको भेड़ों की तरह ना ट्रीट करें। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, देखिए, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं सारी दुनिया फिरा हूं, 70 साल मेरी उम्र है, मैंने मगरबी दुनिया अंदर से देखी हुई है। मैं जब 18 साल का इंग्लैंड गया तो मैंने पहली दफा रूल ऑफ लॉ देखा। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहाँ 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फ्लाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर, कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे, उनकी अदालतें उन कमजोर की हिफाजत करती है। वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके। वहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है किसी पर जुल्म करें। इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में। हम तो मिसाल थे दुनिया की। और कहां सिंगापुर, हमारे से नीचे शुरू हुआ,
आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है, क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली कुआन यू ने सबसे पहले जोर लगाया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। और उसने जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर आपको सजा मिलेगी। सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फराई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से चीफ जस्टिस साहब जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकत खाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल रिनाउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहा है जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है और 85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल। ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो? कोई इस मुल्क की तारीफ में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल्स थी, उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। लोगों को जो हमारे डोनर्स थे उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ, यानी ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है, जी मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो फिर हम नहीं कर रहे जी, मैं पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती, उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर-19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी, कि 18 साल के बाद, ये 71 था, 18 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन एक बांग्लादेश एक एग्जीबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ। दो एग्जीबिशन मैचेस थे। वो 2 मैचेस हम जीत गए, वो 2 मैच सीरीज जीत गए।
मेरे पाकिस्तानियों, वहां जिधर नफरत थी पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे, 50,000 लोगों का स्टेडियम एक ही नारा मारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होटल से, जिधर हमारा होटल था और जिधर स्टेडियम था, स्टेडियम से होटल तक लोग सड़कों पे लाइनों पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तब मुझे पता चला कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों के साथ जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। अब वही करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं और उसके लीडर को कत्ल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरों का टोला ऊपर जो बैठा दिया है, हम भेड़ बकरियां मान नहीं रहे इनको, इसलिए कत्ल करो इसको, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी तितर-बितर हो जाएगी। जो पार्टी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मिलिट्री, अगर मिलिट्री मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। ये उल्टा जा रहा है, ये फिर कोई तारीख नहीं, हमने कुछ नहीं सीखा। क्या होगा? मुझे पता था, जिस दिन मैं निकल रहा था, मुझे पता था कि या आज या कल इन्होंने मेरे पे कोई वारदात करी है, क्योंकि मुझे पूरी मैसेज आई कि जनाब इन्होंने, अब मुझे कहा कैंसिल कर दे, अब ना जाए, इन्होंने मार देना आपको। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ये वाकई करेंगे, क्या ये वाकई ये कर लेंगे कि ये एक मुल्क की, एक कौम को नुकसान पहुंचाएंगे अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारा डर ये है कि अब ये जो चोरी का पैसा है, ये जो NRO है हमने जो ले लिया है, अब कहीं इमरान खान आके इसको रिवर्स ना करते बस, तो उन्होंने तो कत्ल और जाना सलाम, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते। लेकिन ये जो फौज का जनरल, ये इनके साथ मिलके, और ये जो हमारे से हुआ है 6 महीने, मैं अपनी कौम से सवाल पूछता हूं कि क्या हम, अब हमारा अब ये सवाल है, हमने अपने आप से पूछा, क्या हमने ऐसे ही रहना है या हमने अपनी तकदीर बदल के आजाद होना है? आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे पता था कि उन्होंने वारदात करनी है, मुझे पता था एक या उस दिन होनी थी या अगले दिन होनी थी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी के नीचे रहना, इससे बेहतर है जिंदा ना रहो। मैं ये तय करके आया, और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम बाहसियत कौम इसको एक्सेप्ट कर गए, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था, ये बड़ी ख्वाब थी, इसलिए लाखों लोग मरे नहीं थे, शहादतें नहीं हुई थी। मैं लाहौर में पड़ा हुआ हूं, एक घर नहीं था जो ईस्ट पंजाब से है जिधर लोगों की कुर्बानियां, औरतें, बच्चे, जिस तरह कत्लेआम हुई थी। ये बड़ी कुर्बानी के बाद मुल्क बना था। कायद आजम जब पाकिस्तान लैंड किया, उन्होंने 3 हफ्ते पहले, उन्हें पता था उन्होंने जिंदा नहीं रहना, किसी को नहीं बताया कि अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो, उन्हें पता कि अगर कायद आजम फौत हो गए तो ये मुल्क नहीं बनेगा, किसी को पता नहीं चलने दिया। और 3 हफ्ते पहले लैंड करते हैं कराची, तो एडमिरल जो उनका असिस्टेंट था, उसे कहते हैं, मैं नहीं समझता था कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। इसलिए नहीं बना पाकिस्तान कि चोरों की हम गुलामी करें, ये जालिमों की जो लोगों पे तशद्दुद करते हैं। आपको पता है आजम स्वाति को जब उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, उसे क्या कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ कि उसको हम इस तरह नंगा करके मारेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हैं, और ये उसको कह रहे हैं उसको कि इमरान खान को पैगाम दो कि उसको इस तरह हम नंगा करके मारेंगे। पिंडी का वो
मिस्टर वाई जो मुल्तान का है, मिस्टर वाई बैठा हुआ है, वो हमारे एमपीज को बुला के कह रहे हैं कि देखो ये पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है और इमरान खान को तो हमने वो करना है जो आजम स्वाति से किया। यानी ये हमारे लोग हैं। जनरल बाजवा जागे, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये अगर आपने इनके ऊपर काली भेड़ों पे एक्शन ना लिया, ये नफरतें बढ़ती जाएंगी, ये कौम टूटने की तरफ जाएगी। इमरान खान को जब अल्लाह ने लेके जाना है, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। मुल्क का सोचें, अपनी जात से निकल जाए बाहर कि जी छोटे छोटे मफादात के लिए, अपनी जात के लिए, ये चोरों ने तो अपने पैसे के लिए, हम अपने मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पे हैं, इनकी शक्लें देखें, इनकी आंखें देखें, आपको नजर आएगा कि ये तलाश में है कि वो पाकिस्तान जिधर ये आजादी से रहे, जिधर कोई किसी को इजाजत ना हो कि कमजोर के ऊपर कोई जुल्म करे। थाने कचहरी के अंदर बेचारा गरीब आदमी ठोकरे खाता फिरता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं। और ये बड़े बड़े डाकू हर बारी आके अपनी सारी चोरी माफ करवा लेते हैं। 1100 अरब रुपए की ये चोरी माफ करवा रहे हैं अपने, 1100 अरब रुपए का एनआरओ ले रहे हैं। मुल्क को तबाही के अंदर डाल के, माइशत तबाह करके, महंगाई में लोगों को फंसा के, और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए एनआरओ ले रहे हैं। और इनको कोई फिक्र ही नहीं है। मुल्क को जो मर्जी हो, इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनके लिए हमें हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके पैसे ही बाहर पड़े हुए हैं, जो ईदें बाहर हैं, जो इनकी शॉपिंग बाहर है, बच्चे बाहर हैं, जिन्होंने जायदादें बाहर बनाई हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी है, उनके लिए हमें कुर्बान कर रहे हैं। और गद्दार फिर कौन रहा? कौन है पाकिस्तान का गद्दार? मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया। शहबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई, ये दुनिया में बैंड है। उसके ऊपर मैंने आवाज उठाई और मैंने कहा कि जिसने रिमांड में भेजा उस आदमी को जिसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा लगा दिया। तो ये पाकिस्तान किधर जा रहा है? हम वो खुद भूले ना, जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो मर जाती है। हमारा तो नजरिया था, हमारा नजरिया है इस्लामी फलाई रियासत, जो मदीना की रियासत के ऊपर बेस करनी थी। इलामा इकबाल की शायरी तो पढ़ने सारी, वो सारा वक्त जगाता रहा इलामा इकबाल, गुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहा था कि गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है, परवाज सिर्फ शाहीन आजाद की है। और आजादी तब आती है जब इंसाफ मिलता है। इंसाफ जब तक नहीं मिलता वो कौम आजाद नहीं होती। या इंसाफ ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब। या मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब तक ये रिजाइन नहीं होंगे तफ्तीश ही नहीं हो सकती। तीनों तो वो मुलव्वस है जिनके नीचे तफ्तीश है। तो चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क को बचाए। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह जितना बड़ा हमें मुकाम देता है उतनी बड़ी हमें जिम्मेदारी डालता है। आखिरत में हमारी जजमेंट होगी कि हम जो अल्लाह ने हमें नेमतें बख्शी हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल किया है, अपनी जिम्मेदारी इंसानियत के लिए पूरी की या नहीं की। अल्लाह आपसे पूछेगा कि ये जो आजम स्वाति जो उसे हुआ है, कि कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेना था क्या? ये जो शहबाज गिल से हुआ है, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में, वो तो आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर ताकतवर के लिए एक कानून है, कमजोर के लिए दूसरा है, मुल्क की तो फ्यूचर ही कोई नहीं है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन उन्होंने कह दिया था कि वो कौमें जो कमजोरों को, चोरों को जेलों में डालती हैं और ताकतवर डाकुओं को पकड़ती नहीं है, वो तबाह हो जाती है। आज सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो क्यों गरीब है? क्योंकि वहां ताकतवर कानून के ऊपर है। और अगर सिंगापुर ऊपर गया था तो उनके स्टेट्समैन ने ताकतवर को कानून के नीचे ले, उसकी स्टोरी पढ़ लें कि कैसे उसने सिंगापुर को उठाया। पहले इंसाफ लेके आया, इंसाफ से करप्शन खत्म हुई और उसके बाद खुशहाली आ गई। शेर शाह सूरी सबसे बड़ा
माना जाता है कि ये जो बादशाह थे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा, क्या किया शेरशाह सूरी, किधर से शुरू हुआ? जो उसको जागीर मिली बिहार में, उसने क्या किया? उसने रूल ऑफ लॉ कायम कर दिया, उसने सारे बड़े बड़े डाकुओं को खत्म कर दिया, उसने वहां इंसाफ कर दिया। सारे ताज इर्द गिर्द की जागीरों से छोड़ के तो शेरशाह सूरी की जागीर में आ गए, वहां खुशहाली आ गई क्योंकि वहां इंसाफ था। उधर से वो खड़ा हुआ और उधर से उसने जब हिंदुस्तान की संभाली जब हुकूमत, तो उधर उसने इंसाफ कायम किया। इसलिए आज उसने लोगों के जब इंसाफ आया खुशहाली आ गई। यहां हम रींगते रहेंगे अमेरिकनों के, कभी इधर हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हम इधर से पैसा मिल जाए, कभी वो चीनियों के पास जा रहे हैं पैसा मिल जाए, और हाँ कभी हम जी हम मांगना तो नहीं चाहते लेकिन हम मजबूर हैं, हम बड़े मजबूर हैं। तो 30 साल तो आप दोनों फैमिली हुकूमत करती रही है, तो किसने मजबूर किया इतना? कौन इस मुल्क को? या जब से ये दो खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जब बांग्लादेश बना था तो लोगों ने यहां कहा जी बोझ है हमारे ऊपर बांग्लादेश में, गुर्बत बहुत ज्यादा है, वो आगे निकल गया हमारे से। जब से ये दो खानदान आए तो कहता जी हम मजबूर हैं, हम तो मांगने नहीं आए लेकिन हम मजबूर हैं। आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो पैगाम देना वो ये कि देखें, आपने सब ने, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहां से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल देगी। आप सबसे मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अपने बच्चों, अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आजादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पास तो पूछे हमारे पाकिस्तानियों से क्या होता है, दुनिया इज्जत नहीं करती और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब, 40 साल से तो मैं जानता हूं गुलामी कर रहे हैं। वो एक कोई अमेरिकन आता उसके पैर में गिर जाते, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देते। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई, वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने, उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की पता नहीं कोई मलका आ गई। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गई कि मेरे ऊपर से चल के जाके उसके जूते ना गंदे हो जाए। अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह करते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है, इंसाफ नहीं है, आजादी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जिहाद करना है, जिहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आजाद करता है और आजाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी। कोई कंट्रोल करते हैं सब कुछ है, FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? जनरल बाजवा को भी कहना, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो मेजर जनरल फैसल कर रहा है, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। फौज इस मुल्क की जरूरत है। हम जो मेरी तरह के लोग आजाद सोच ही नहीं सकते जिंदगी आजादी के अलावा, वो चाहते हैं कि हमारी फौज मजबूत हो, क्योंकि मजबूत फौज ही हमें आजाद रखेगी। ये कमजोर कर रहा है फौज को। इन हरबों से हमारी फौज कमजोर हो रही है। हम जब तनकीद करते हैं तामीरी है, ये अपनी फौज को कमजोर करने के लिए नहीं हम कर रहे हैं। हम आपको आज कह रहे हैं, सारी कौम आपको कह रही है कि ये चोरों के साथ हमने नहीं चलना। कौम आपको बार बार कह रही है
ना ये करें कि हमें इन डंडे मार मार के ये फैसल कि जी नहीं आपने भेड़ बकरियों की तरह इनके साथ चलना है, नहीं चलना इन्होंने, और इंतशार की तरफ जा रहा है कौन। सो मेहरबानी करें, इसको रिजाइन करवाएं, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश करें किसने किस किस्म का जुल्म किया। आजम स्वाति के ऊपर जो हुआ है, जो शबाज गिल के ऊपर हुआ है, जो जमीर फारूकी के ऊपर हुआ है, नंगा करके कौन सी कौम इजाजत देती। कभी सुना है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप में किसी आजाद कौम में सुना है कि इस तरह आजादी राय के ऊपर किसी को नंगा करके मारे और फिर धमकियां दें आगे से कि ये बता दो कि इमरान खान से भी यही होगा। यानी ये हमारी एजेंसीज हैं, इनका ये काम है कि मुल्क को ही कमजोर करो। तो प्रोटेस्ट होगा जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आजादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।